हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एबीएफएम मॉड्यूल सी एंड डी। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो सभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखिएगा। साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। द शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड आर करेंटली ट्रेडिंग एट ₹85 पर शेयर। लास्ट ईयर द कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹5 per share. The dividends are expected to grow at a constant rate of 10% per year. The required rate of return by the investors is 14%. Calculate the intrinsic value of equity shares using dividend growth model. तो यहाँ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल यूज करना है, उसके हिसाब से आपको फेयर प्राइस ऑफ शेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। इस पर आपका 2 से 3 बार न्यूमेरिकल्स आ चुका है सेम इसी टॉपिक पे, इसी टाइप का। सो आपका क्या फॉर्मूला होता है? टू फाइंड द फेयर प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स माइनस द ग्रोथ रेट। यहाँ पे D1 क्या होता है? D1 इज इक्वल टू करेंट डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। सो करेंट डिविडेंड या लास्ट जो डिविडेंड पे किया वो ₹5 है पर शेयर, तो हमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर निकालना है। सो जो अभी डिविडेंड पे किया गया 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 10%। सो 1 प्लस 0.1। सो D1 आपका क्या हो जाएगा? D1 आपका हो जाएगा 5.5, 1.1 इंटू 5, 5.5। तो अब आपको ये फॉर्मूले में पुट कर देना है। D1 आपका आ गया 5.5। आर रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड इज 14%, विच इज 0.14 माइनस ग्रोथ रेट इज 10%, विच इज 0.1। ओके, सो आपका इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा ₹137.50। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो देखिए, आपको इजी लगा होगा ये न्यूमेरिकल, और इस टाइप का न्यूमेरिकल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें आपको ध्यान देने वाली ये चीज है, मेन जो उसमें कंफ्यूजिंग होती है वो डिविडेंड के बारे में है। डिविडेंड ऑलरेडी पेड दिया है, करंट ईयर डिविडेंड दिया है, यानी कि आपको D0 दिया है। और अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, यानी कि D1 गिवन है। जो फॉर्मूला है वहां पर हम लोग D1 पुट करते हैं, विच इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है तो वो आप तुरंत पुट कर दोगे, उसमें आपको 1 प्लस ग्रोथ रेट नहीं दिखाने की जरूरत है। बट आपको डिविडेंड ऑलरेडी पेड वाला फिगर दिया है, यानी कि डिविडेंड जो पे कर दिया गया है, तो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना है, जहाँ पे जो करेंट डिविडेंड है उसमें आप 1 प्लस ग्रोथ रेट करोगे। ओके, फिर आप D1 में पुट करोगे। तो इस क्वेश्चन में मेन यही देखने की चीज है, जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको D1 पुट करना है। ओके, तो ये आपका 137.5 आ गया। ये देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन भी हर न्यूमेरिकल के साथ दे रखा है, जो कि आप पीडीएफ से बाद में रीड कर सकते हो। उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड करेंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ 2.5 पर शेयर। डिविडेंड ग्रोथ रेट इज करेंटली 22% पर ईयर, बट इट विल डिक्लाइन लीनियरली टू 6% पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 8 years, after which it will remain 6% forever. Investors require 15% return on the stock. Using the H model, find the intrinsic value per share. H मॉडल क्या कहता है कि जो भी हमारा अभी करंट ग्रोथ रेट है वो ओवर द पीरियड ऑफ 2H टाइम पीरियड में, 2H टाइम पीरियड में जो हमारा हाई ग्रोथ रेट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और फिर वो ही आपका स्टेबल रहेगा आगे चल के। सो 2H टाइम पीरियड में ये ग्रोथ रेट डिक्रीज होता है। सो 2H कितना दिया है? नेक्स्ट 8 years में लिखा है। जो हमारा ग्रोथ रेट है 22%, वो 6% रह जाएगा। तो 2H हमारा 8 years है। सो H हमारा कितना हो गया? 4 years। करेंट ग्रोथ रेट को हम लोग GA से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी करेंट ग्रोथ रेट क्या है? 22% है, जिसको 0.22 लिख सकते हैं। आगे चलकर जो रहने वाला एक स्टेबल ग्रोथ रेट जो कंटिन्यूअस रहेगा आगे, वो कितना रहेगा? 6% फॉर एवर।
विच इज 6%, विच इज 0.06, और रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर कितना है 15%। सो एच मॉडल के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर प्राइस ऑफ शेयर आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है डी नॉट इंटू 1 प्लस जी एन प्लस एच इंटू जी ए माइनस जी एन डिवाइडेड बाय आर माइनस जी एन। सो जो आप पहले करते हो डिविडेंड अपॉन आर माइनस जी, ठीक है, तो डी नॉट इंटू 1 प्लस जी एन जो उसमें भी था, पहले वाले फॉर्मूले में भी था, जो कांस्टेंट ग्रोथ था। यहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर पहले 22% है और फिर ओवर द पीरियड ऑफ 2h टाइम पीरियड में वो डिक्रीज होके 6% आ रही है। तो ये ऐसा एच मॉडल कहता है। तो डी नॉट इंटू 1 प्लस जी एन अपॉन आर माइनस जी एन उतना तो सेम है, फिर इसमें और एडिशन क्या है, प्लस ओवर द एच टाइम पीरियड में जो डिफरेंस कितना है ग्रोथ रेट का, जी ए माइनस जी एन अपॉन आर माइनस जी एन। ओके, सो ये फॉर्मूले में अब हम लोग ये सारी फिगर्स पुट कर सकते हैं। यहाँ पे डी नॉट कितना है, डिविडेंड कितना पे किया गया है 22%, इंटू 1 प्लस जी एन जी एन ये दिखाई है 0.06, नहीं सॉरी, डिविडेंड हमने 0.22 क्या लिख लिया, डिविडेंड ग्रोथ रेट लिख दी गलती। डिविडेंड कितना 2.5 रुपीज पर शेयर, 2.5 इंटू 1 प्लस जी एन प्लस एच 4 ईयर्स निकाला था, जी ए कितना लिखा है 0.22 माइनस जी एन 0.06 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर 15% यानी 0.15 माइनस जी एन 0.06। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा ₹47.22। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या चीजें दी है और आपको फेयर प्राइस ऑफ शेयर किससे निकालना है। देखिए 3 स्टेज मॉडल पे कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, या तो आपका कांस्टेंट ग्रोथ पे आएगा, जीरो ग्रोथ पे आएगा, एच मॉडल पे आएगा, और या फिर आपका 2 स्टेज मॉडल पे आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, बस 3 स्टेज पे कभी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया, आपने एच स्टेज से भी देख लिया, कांस्टेंट ग्रोथ से भी समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash is known as asset-based approach. This methodology has a tendency to determine the worth of firm on the basis of value of assets held by business. Options है मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच या लिक्विडेशन अप्रोच। सो राइट आंसर है कॉस्ट अप्रोच। तो ये आपकी मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, ये सब डिफरेंट अप्रोचेस है टू वैल्यू द फर्म और द बिजनेस। सो कॉस्ट अप्रोच को हम लोग असेट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं, जहां पे फर्म के पास जो असेट है उसकी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से हम लोग फर्म की वैल्यू निकालते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसका फर्म का वैल्यूएशन करते हैं। सो दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर द असेट इंटेंसिव बिजनेसेस। फिर मार्केट अप्रोच जो होती है, मार्केट अप्रोच में आप क्या करते हो, जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसको निकालने के लिए जो सिमिलर टाइप की जो एक और कंपनी है जिसमें अभी रिसेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, वो अभी रिसेंट में सेल हुई है, ओके, तो वो कौन से प्राइस में सेल हुई है, या जो उसके असेट्स हैं वो कौन से प्राइस में उनका ट्रांजेक्शन हुआ है, ओके, सिमिलर कंपनी का अभी रिसेंट में क्या ट्रांजेक्शन प्राइस रहा है, उसके हिसाब से आप फर्म का वैल्यू करते हो। इनकम अप्रोच में आप क्या करते हो, यहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो ऑफ द कंपनीज एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज होने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, उसके बेसिस पे आप फर्म का वैल्यूएशन करते हो। और लिक्विडेशन अप्रोच तो तब यूज होता है जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, वाइंड अप हो रही है, तो अब जो उसके एसेट्स है उसको लिक्विडेट करोगे तो उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं टू वैल्यू द कंपनी। नेक्स्ट ये बड़ा न्यूमेरिकल है। द फाइनेंशियल डेटा ऑफ PQR लिमिटेड इज गिवन बिलो, एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड इज 30 lakhs, retained earnings available is 6 lakhs,
टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन इज 40:60। मतलब कंपनी को 30 लाख रेस करने हैं, जिसमें वो चाहती है जो डेट इक्विटी रेशियो जो उसका मेंटेन रहे 40:60 का रहे, और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी उसके पास 6 लाख की है। कॉस्ट ऑफ डेट दिया है बिफोर द टैक्स इज 9% फॉर अप टू 4 lakhs एंड 12% इंटरेस्ट रेट लगेगा फॉर द डेट बियॉन्ड 4 lakhs। अर्निंग्स पर शेयर गिवन इज 15। डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है 40%। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड गिवन इज 12%। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन इज 75। कॉर्पोरेट टैक्स रेट गिवन इज 25% एंड द शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स रेट गिवन इज 15%। तो ये आपका खूब सारा डेटा दिया हुआ है। अब आपको इसमें 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला है पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड फाइनली आपको वैट कैलकुलेट करना है विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक एक चीज हम लोग समझते चलेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड आउट करेंगे। सो उसको 30 lakhs की फंडिंग की जरूरत है, जिसमें वो डेट टू इक्विटी कितना रेशियो रखना चाहती है, डेट टू इक्विटी 40:60 का। तो यानी 40% वो इसमें डेट चाहती है और 60% इक्विटी। सो 40% ऑफ 30 lakhs आपका क्या हो जाएगा, 12 lakhs। 12 lakhs वो फंडिंग चाहते हैं लोन के थ्रू, और बाकी वो इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू चाहेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट कितना होता है, कॉस्ट ऑफ डेट आपका इंटरेस्ट होता है। डेट पे लगने वाला कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट जो आपको पे करना होता है। अब 12 लाख का वो डेट के थ्रू फंडिंग करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहती है कंपनी अपने आप को। अब उसको इंटरेस्ट इस पे कितना लगेगा, तो 4 lakhs तक के लोन पे 9% लगेगा और बियॉन्ड 4 lakhs के डेट पे 12% लगेगा। सो पहले हम लोग 9% निकाल देते हैं। 4 lakhs तक का जो लोन ये ले रही है, डेट रेस कर रही है, उस पे 9% लग रहा है। सो यानी 36,000। रिमेनिंग कितना बचा, 4 lakhs पे 9%, रिमेनिंग 12 lakh माइनस 4 lakh यानी 8 lakhs। 8 lakhs पे वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा। तो ये हो गया 96,000। सो टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, 36,000 प्लस 96,000 यानी रुपीज 1,32,000 का। सो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो गया बिफोर टैक्स, 1,32,000 जो टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अपॉन 12 lakhs जो टोटल डेट है इंटू 100। सो 11% हो गया इसका कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। अब वैट में भी हम लोग क्या पोस्ट टैक्स ले लेते हैं। सो 11% -1 माइनस टैक्स रेट करेंगे। सो टैक्स रेट कितना है, 25% जो उसको पे करना पड़ेगा कंपनी को। सो 1 माइनस 25%, इट विल गिव यू 8.25%। सो हमारी पहली चीज आ गई कॉस्ट ऑफ डेट, जो बहुत इजी थी निकालनी। जो टोटल फाइनेंस ये रेज करना चाहता था 30 लाख का, उसमें 40% वो डेट के थ्रू चाहता था। तो उसने 12 लाख का अगर वो लोन लेता है, उस पर हमने इंटरेस्ट दिया था कि अप टू 4 lakhs तक के डेट पे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसके ऊपर का जो भी वो लोन लेता है तो ऊपर का यानी 8 लाख जो बाकी बचा उस पर 12%। सो टोटल जो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है दैट इज 1,32,000। सो कॉस्ट ऑफ डेट आ गया 1,32,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100। सो 11% इज द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। फिर हमने आफ्टर टैक्स निकाला, जिसमें हमने टैक्स रेट जो 25% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ डेट आ गया 8.25%। दूसरा अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स दिया है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे, जो सेकेंड चीज निकालनी है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए देखिए हमें क्या दिया हुआ है, डिविडेंड्स। कॉस्ट इक्विटी पे क्या होता है आपका कॉस्ट, जो आपको डिविडेंड पे करने पड़ते हैं। तो हम लोग को डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है 40% और ग्रोथ रेट इन डिविडेंड दिया है 12%। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो को यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है,
इट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर इनटू 100। ओके, सो जो डिविडेंड कंपनी पे करती है वो ही क्या होता है, इसका कॉस्ट होता है इक्विटी का। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको दिया हुआ है 40%। सो डिविडेंड पर शेयर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू ईपीएस अपॉन 100। सो 40 इंटू अर्निंग्स पर शेयर दी हुई है, ये रही 15 रुपीज की। सो डिविडेंड कितना आ गया, ₹6। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना होगा, D1, ये D0 आया तो D1 इज इक्वल टू, इतने ही चल रहे हैं अपन, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट होता है। सो D0 आ गया 6। करेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स कितनी दी है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स इज 12%। सो 1 प्लस 0.12, सो 1.12 इंटू 6 कर देंगे, आपका आ जाएगा 6.72। सो ये डिविडेंड आ गया। अब आपको इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। ओके, रेट ऑफ रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर। अब आप जब ये फॉर्मूला आपने देखा है, फेयर प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर माइनस जी, ये आप फॉर्मूला यूज करते हो। ओके, कि अब हम लोग मान के चल रहे हैं कांस्टेंट यही ग्रोथ रहेगा डिविडेंड का, 12% के हिसाब से ही ग्रो करेगी। तो एक तरीके से हम लोग आर निकालेंगे अब। ओके, आर निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो आर क्या हो जाएगा आपका, D1 अपॉन फेयर प्राइस ऑफ शेयर प्लस जी। आर को इधर लाओगे तो आपका D1 अपॉन P0 प्लस जी, इसको आर या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE से रिप्रेजेंट करेंगे। तो D1 आया 6.72। प्राइस ऑफ शेयर क्या है, मार्केट प्राइस शेयर का 75 रुपीज है, और ग्रोथ रेट तो 12% ऊपर देखा ही था तो 0.12, ये आपका आ जाएगा 0.2096 विच विल बी इक्वल टू 20.96%। ओके, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। सो जो आपका फेयर प्राइस ऑफ शेयर का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिविडेंड अपॉन आर माइनस जी। तो पहले हमने डिविडेंड निकाल लिया यूजिंग डिविडेंड पे आउट रेशियो, और फिर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ओके, जहां ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के D1 अपॉन P0 प्लस जी से, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गया। तीसरी चीज जो हमें निकालनी है वो निकालनी है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स जो हम रिटेन कर ले रहे हैं, एज अ डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस द पर्सनल टैक्स रेट। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा ऊपर आ गया 20.96 इंटू 1 माइनस जो पर्सनल टैक्स रेट है वो कितना है 15%। सो 1 माइनस 0.15, ये आपका आ जाएगा 17.82%। तो आपके पास देखिए अब तीनों चीजें आ गई, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया। अब आप क्या निकालोगे, ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल बैक निकालना है बस अब हमें। वैक का क्या फॉर्मूला होता है, ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो वेट है प्रपोर्शन है रिटेन्ड अर्निंग्स का, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, प्लस जो वेट है इक्विटी का इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस वेट जो है डेट का इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। प्रेफरेंस शेयर्स होता तो वो भी ले लेते। सो वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, अब देखिए सबका वेट आपको निकालना पड़ेगा, सबका कितना कितना वेटेज है। अब जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, अब टोटल आपका कितना फंडिंग आप रेस कर रहे थे 30 lakhs की, तो इसमें आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी आपके पास 6 lakhs की दी है। 30 lakhs में 6 लाख ऑलरेडी आपके पास क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, और डेट आपका 12 lakhs है। तो इक्विटी कितनी बची, 12 लाख प्लस 6 लाख,
18 लाख हो गया, 18 लाख में 30 लाख आप माइनस कर दो तो रिमेनिंग 6 लाख, 6 लाख इक्विटी बची, 6 लाख की आपकी रिटेन्ड अर्निंग जो दी हुई थी। टोटल आप 30 लाख का फंड रेस कर रहे थे, फाइनेंस रेस कर रहे थे, उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी आपके पास 6 लाख की है, तो आप डेट आप 12 लाख का रेस कर ही रहे हो, तो एडिशनल इक्विटी कितनी रेस करोगे? 6 लाख की। तो उसी हिसाब से हम लोग वेटेज ले लेंगे, वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कितना हो जाएगा? 6 लाख जो आपके पास है डिवाइडेड बाय द टोटल फंड फाइनेंस रेस, तो वो वेट ऑफ रिटेन अर्निंग हो जाएगा, इनटू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हम लोग सब निकाल ही चुके हैं 17.82%, ये रहा, प्लस वेट ऑफ इक्विटी 6 लाख की रिटेन अर्निंग्स है और 12 लाख का डेट रेस किया था 40%, तो रिमेनिंग इक्विटी हो गई। ओके, तो 12 लाख प्लस 6 लाख 18 लाख, 30 लाख माइनस 18 लाख जो रिमेनिंग है वो इक्विटी हो गई, यानी कि अच्छा, इसमें अभी आप ये भी ध्यान दीजिए कि आप डायरेक्ट ऐसे मत समझिए, इसमें अभी आप ये क्या करिए, डेट रिक्वायर्ड तो हमने 12 लाख देख लिया था और इक्विटी हमें कितनी चाहिए थी? 40% अगर डेट था तो 60% ऑफ इक्विटी चाहिए थी हमें, 60% हमें इक्विटी चाहिए थी 30 लाख में, ऐसे समझिए। तो यानी हमें 12 लाख की अगर हम लोग 60% ऑफ 30 लाख निकाले तो यानी 18 लाख की इक्विटी चाहिए। अब 18 लाख में आपका जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कितना है? 6 लाख है। सो जो न्यू इक्विटी की जो जरूरत है वो कितनी है? वो 12 लाख की जरूरत है। ओके, सो न्यू इक्विटी सॉरी 12 लाख की जरूरत है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग 6 लाख की हुई और 18 लाख में रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस किया तो 12 लाख की इक्विटी की हमें अभी रिक्वायरमेंट है। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय हम लोग 30 लाख और इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेंगे। ओके, यहाँ पर आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, इसको हम सही कर देंगे। ये देखिए पूरा ये कैलकुलेशन मैंने किया है, बट ये लास्ट में आई थिंक यहाँ गलती हो गई है कुछ, क्योंकि डेट रिक्वायर्ड आपका 12 लाख आ गया था और इक्विटी रिक्वायरमेंट आपकी 60% ऑफ 30 लाख यानी 18 लाख की आपकी इक्विटी रिक्वायरमेंट थी और रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी 6 लाख की दी हुई थी। सो जो न्यू इक्विटी जो हमें चाहिए अब 18 माइनस 6 यानी कि 12 लाख चाहिए। ओके, 12 लाख इक्विटी चाहिए और 12 लाख का ही हमारा डेट भी था, तो जो यहाँ पर जो पुट करना था यहाँ पर मैंने गलती से 6 लाख पुट कर दिया है, इसको 12 लाख पुट करके इसका नया आंसर निकाल देंगे और वो मेंशन कर देंगे पीडीएफ में। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया है कैसे कैलकुलेशन करना है, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आएगा आपका। ओके, तो इसमें बस थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है तो वो चेंज हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जो अभी हम लोग ने पूरा सब चीज समझी, कॉस्ट ऑफ डेट, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स वैसे ही निकालना है। बस बैक कैलकुलेशन में जो इक्विटी है ये 12 लाख की बची, क्योंकि हमें 60:40 का रेशियो रखना था, 60% इक्विटी रखनी थी 30 लाख में, 60% इक्विटी यानी हमें 18 लाख की इक्विटी के थ्रू रेस करना था, जिसमें 6 लाख का ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग्स थी, तो 12 लाख का हमें क्या है ये चाहिए था। तो यहाँ 6 लाख ना पुट करके 12 लाख 12 लाख पुट करेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इसकी जगह। ओके, तो इसको बस हम चेंज कर देंगे और बाकी वही है, वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इंटू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वही पुट करते जाना है, जो एक एक चीज हम लोग निकाल चुके हैं, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। PQR Limited has the following financial characteristics. Return on equity is 18%. Required rate of return is 14%. Dividend payout ratio is 40%. From a fundamental valuation perspective, calculate the PQR PE multiples. तो ये जितने भी आपके स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल्स है, एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल्स है, ये बहुत ही अच्छे से सबके फॉर्मूले याद करिएगा, क्योंकि इन पे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो पीई मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर, अभी डायरेक्टली नहीं दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो
डिवाइडेड बाय द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स माइनस जी, जहां पे जो ग्रोथ रेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, एक्चुअली ये आया कैसे, ये ई क्या है, अर्निंग्स पर शेयर। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो एक्चुअली आपका होता क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर। और जब आप मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला देखते हो तो यही देखते हो, डिविडेंड अपॉन आर माइनस जी। तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर आपको लेना था। ओके, तो ये अर्निंग्स पर शेयर है यहाँ पे डिविडेंड पे आउट। तो आप अगर डिविडेंड पे आउट ले रहे हो तो अर्निंग्स पर शेयर आपका नीचे इधर चला गया है। ओके, क्योंकि डिविडेंड अपॉन ईपीएस आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। सो डी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो। यहाँ पे हम लोग रिटेंशन रेशियो को फॉर्मूले में बी से डिनोट करते हैं और डिविडेंड पे आउट रेशियो को 1 माइनस बी से। जो रिटेन करोगे वो ठीक है, और बाकी जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड जो बचा हुआ आप रिटेन कर रहे हो। सो डिविडेंड पे आउट है 40% यानी 0.4 डिवाइडेड बाय द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर 14% 0.14 माइनस ग्रोथ रेट जी डायरेक्ट नहीं दिया है, क्या दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेंशन रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% 0.18 इंटू रिटेंशन रेशियो। तो अगर हमारा 40% डिविडेंड पे आउट है यानी रिटेंशन रेशियो कितना हो गया 60%। सो इंटू 0.6। सो इसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, आपका आ जाएगा अराउंड 12.5। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। सो डायरेक्टली फॉर्मूला मत याद करिए, आप ये समझिए फॉर्मूला आया कहाँ से, ये यही से आया है। फेयर प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है, डिविडेंड अपॉन आर माइनस सी, और इसमें पीई है अर्निंग्स पर शेयर। ओके, अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, नेट इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, उससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन ये यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो लिखा हमने डिविडेंड पर शेयर की जगह, क्योंकि डिविडेंड पे आउट क्या होता है, डिविडेंड अपॉन ईपीएस। तो यहाँ हमने ईपीएस इस साइड ले गए हैं। ओके, तो यहाँ ऊपर डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया है। नेक्स्ट है, अल्फा टेक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15%, ग्रोथ रेट 12%, डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन इज 40%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट पीएस मल्टीपल। यहाँ मार्केट प्राइस पर शेयर बाय द सेल्स ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय आर माइनस सी। अब ये कैसे आया, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए सेल्स है ना, इसलिए पीएस के लिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन, और ये 1 माइनस बी आपका क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है। ओके, सो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 15%, सो 0.15 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट 12% 0.12 डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% यानी 0.4 डिवाइडेड बाय रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर 20% 0.2 माइनस ग्रोथ रेट 12% 0.12। अब जी क्या है, ग्रोथ रेट डायरेक्ट भी दिया रह सकता है, नहीं तो वही आपको रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो, उससे आप ग्रोथ रेट निकालते हो सकता है वो दिया हो। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो। सिमिलरली डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो दोनों भी दिए जाए हो सकता है एक चीज दियो तो दूसरा आप 100 माइनस करके निकाल लोगे। तो अगर डिविडेंड आप 40% पे कर रहे हो यानी कि रिटेंशन 60% है। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, आपका आ जाएगा 0.84। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पीबी मल्टीपल। ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल शीट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंटेंजिबल असेट्स लाइक द ह्यूमन कैपिटल और ब्रांड इक्विटी। B, difference between the assets book value and the market value is widened by the factors such as inflation and technical advancements. Option C, PB multiple has the potential to be deceiving when considerable disparities are present regarding varied amount of assets. Option D, all of the above. सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बुक वैल्यू कंसीडर कर रहे हो, जो बुक में आपने असेट्स है
उनकी जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हो। ओके, तो अगर आपका जो बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, अब कई सारी चीजें होती है जो आप शो नहीं करते हो अपनी बैलेंस शीट में, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल है, ब्रांड इक्विटी है, ये सब चीजें, कई चीजें उसमें मिस हो जाती है, तो फिर क्या है, आपको करेक्ट पिक्चर नहीं मिलती है। खासकर आपकी जो आपने बुक में जो असेट की वैल्यू शो करी है और जो मार्केट प्राइस ऑफ असेट है, उसमें कई बार बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस इज मे अराइज ड्यू टू वेरियस फैक्टर, जैसे इन्फ्लेशन की वजह से, जो आपने आपकी आपके वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपका असेट जिसको आप सिर्फ डेप्रिशिएट कर रहे हो, बट मार्केट रेट से वो डिफर कर रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब वो हो सकता है जो असेट है वो ऑब्सोलीट हो गया, उतना ज्यादा उसकी मार्केट में रेट नहीं है बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, तो अगेन वो करेक्ट पिक्चर पीवी मल्टीपल उतना इफेक्टिव नहीं होगा वैल्यूएशन के लिए। देन अगेन हर एक कंपनी क्या होती है, एक ही टाइप की कंपनी हो बट वो कई अलग अलग टाइप के असेट्स को यूज करती है, तो वो असेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसके हिसाब से आपने वैल्यूएशन कर रखा है सिमिलर टाइप की कंपनीज का। भले उनका प्रोडक्ट सेम है बट देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ असेट विच द सिमिलर कंपनीज मे बी यूजिंग, तो उसकी वजह से भी यू कैन नॉट कंपेयर द वैल्यूएशन on the basis of the assets. So all of the above are the disadvantages of PV multiple. Next, what are the advantages of using PS multiple, which is market price per share divided by the sales. So option A, when compared to EPS and the book value, sales are not susceptible to manipulation in general. Option B, even if EPS is negative, sales will certainly be positive, making PS multiple more useful. Third, in general, revenues are more constant than EPS. PS multiple exhibit greater consistency over the time in comparison to PE multiple. Option D, all of the above. अब PS मल्टीपल का क्या फायदा है वो बताना है। अब जो सेल्स होती है वो उतना ज्यादा मैनिपुलेटेड नहीं होती, आप लगभग सेम ही रेवेन्यू शो करते हो अपनी बुक्स में इन कंपैरिजन टू ईपीएस, जहाँ पे आप प्रॉफिट कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए आप कई सारी मैनिपुलेशंस करते हो, या असेट्स को भी अगर आपका अगेन काफी ज्यादा डिस्पैरिटीज रहती है। सो पीई और पीबी से पीएस मल्टीपल ज्यादा इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ द लेस मैनिपुलेशन इन द सेल्स। साथ में आपका हो सकता है लॉस हो तो आपका ईपीएस क्या नेगेटिव आएगा, बट जो सेल्स है वो तो हमेशा पॉजिटिव फिगर में रहेगी, तो पीएस मल्टीपल ज्यादा यूजफुल रहता है इन वेराइटी ऑफ कंडीशंस। साथ में सेल्स क्या होता है, उतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती है, वो एक कांस्टेंट ही रहेगी और बहुत ही कम हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। वहीं ईपीएस क्या है, बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एंड द अदर इनकम। उसके बेसिस पे ईपीएस आपका प्रॉफिट और लॉस काफी ज्यादा वेरी कर सकता है, उसकी वजह से ईपीएस वेरी करेगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है तो, क्योंकि प्रॉफिट पे और भी ज्यादा एक्सपेंसेस और भी ज्यादा इनकम वो से अकाउंट आते हैं, बट रेवेन्यू क्या है, सेल्स आपका उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ABC Industries has the following financial parameters. Return on invested capital given is 18%, growth rate given is 8%, depreciation amortization rate is 12%, taxation rate is 25%, weighted average cost of capital is 12%. Calculate EV by EBITDA multiple. अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए एग्जाम में, इसलिए आपको इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल्स और जो भी स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल सबके फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ईवी बाय इबिडटा मल्टीपल का क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद है आपको तो आप इजिली बस खाली वैल्यूज पुट करनी होती है। ROIC 18% है 0.18, ग्रोथ रेट 8% 0.08, 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट 12% 0.12, टैक्स रेट 25% 0.25 डिवाइडेड बाय ROIC विच इज 0.18, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% 0.12, ग्रोथ रेट 8% 0.08। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा 0.066 डिवाइडेड बाय 0.0072, तो ये आपका आ गया अराउंड 9.17 टाइम्स। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सो ईवी मल्टीपल और स्टॉक वैल्यूएशन पे कई क्वेश्चंस आए एग्जाम में, फॉर्मूलेज याद रखिएगा।
नेक्स्ट है एबीसी कॉर्पोरेशन हैज अ वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%, एक्सपेक्ट्स द फ्री कैश फ्लो टू ग्रो एट 8% पर ईयर इंडेफिनेटली यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ एंटरप्राइज वैल्यू फॉर्मूला, कंप्यूट ईवी बाय फ्री कैश फ्लो टू फर्म। सो जब हम लोग टर्मिनल वैल्यूएशन करते हैं उसमें क्या होता है, आपका एंटरप्राइज वैल्यू होती है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, जो लास्ट आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म डिवाइडेड बाय आपका वैक माइनस ग्रोथ रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट, ये होता है। सो ईवी बाय एफसीएफएफ आपका 1 अपॉन वैक माइनस ग्रोथ रेट होता है। तो ये बहुत इजी है, 14% 0.14 माइनस 0.08, जो कि आपका आ जाएगा 1/0.06 which will give you 16.67. So option C is the right answer. Okay. Next question देखते हैं। As of 31st March in 2024, company ABC has a total of 25 crore shares in circulation with the day's closing price of 120. In addition, the company had outstanding debt that had a market value of 1100 crores as of 31st March 24. Calculate the value of company using stock and debt approach. स्टॉक एंड डेट अप्रोच, इसको मार्केट वैल्यू अप्रोच भी कहते हैं। बहुत इजी है ये न्यूमेरिकल भी। वैल्यू ऑफ कंपनी यूजिंग डेट स्टॉक एंड डेट अप्रोच निकालने को आएगा। सो इट इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगी, जो भी मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगी। सो एक शेयर का क्लोजिंग प्राइस है 120 और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 25 करोड़। सो मार्केट वैल्यू हो गई आपकी 3000 करोड़। और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऑलरेडी आपको दिया ही है, कितना दिया है 1100 करोड़ का डेट। सो वैल्यू ऑफ कंपनी जस्ट ऐड करना है 3000 करोड़ प्लस 1100 करोड़। सो ये आपका आ गया 4100 करोड़। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ओके तो देखिए सिंपल न्यूमेरिकल था, बट अगर आपको पता ही नहीं होगा कैसे क्या करना है तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम जितने भी तरीके के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जिन पे से क्वेश्चंस आते हैं वो सब टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको कवर करवा रहे हैं इस क्लास में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, फाइनेंशियल कंपनीज बाय देयर वेरी नेचर आर नॉट हाईली लीवर्ड इंस्टीट्यूशंस। Option B, net interest income and fee income are the least important sources of income for the bank. Option C, basic principle of accounting say capital expenses must be separated from the operating expenses. Option D, ultimate beneficiary of technological change is always the firm and not the consumer. So इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब अकाउंटेंसी प्रिंसिपल क्या कहती है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, फॉर द क्रिएशन ऑफ असेट्स। तो उस पे जो हमें को फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इट विल बी एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो फ्यूचर में धीरे धीरे मिलेगा और वो असेट्स के फॉर्म में यूज होते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंस होते हैं। वहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको ऑपरेशन रन करने के लिए चाहिए। तो जो आप असेट फॉर्मेशन में जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर रखते हैं वो एक्चुअली आप बैलेंस शीट में शो करते हो। ओके और ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं दे आर इन द नेचर ऑफ रनिंग ऑपरेशंस, रेकरिंग एक्सपेंडिचर, ये आप पीएल स्टेटमेंट में शो करते हो और इनको डिफरेंट अलग अलग वे में शो किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी सारे फॉल्स है, जो फाइनेंशियल कंपनीज है, बैंक्स है, एफआई है, तो काफी हाईली लीवर्ड होती है, इनका सारा काम डेट के थ्रू ही चलता है। बैंक्स के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम, फीस इनकम, यही मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम होती है। जो लोन्स देती है तो इंटरेस्ट अर्न करती है, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उस पर फी अर्न करती है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होते हैं तो उसको फर्म को तो फायदा मिलता ही है, साथ में कंज्यूमर्स को भी जो है बेटर कस्टमर सर्विस मिलती है। ओके तो उसका फायदा कस्टमर को भी मिलेगा। ओके तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स है। नेक्स्ट है, डैश मर्जर इंक्लूड द कंपनीज हुज लाइन ऑफ बिजनेस आर कंप्लीटली अनकनेक्टेड टू वन अनदर। ऑप्शंस आर हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, रिवर्स मर्जर।
सो राइट आंसर है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर ऐसी कंपनीज के बीच में जिनका प्रोडक्ट मार्केट सब चीज डिफरेंट है, फिर भी वो मर्ज कर रहे हैं मेनली टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। ओके, और इसलिए वो लोग मर्ज करते हैं कि भाई डाइवर्सिफाई हो जाए, न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट में एंट्री मिल सके। ओके, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स होती है वो आपस में मर्ज कर लेती है और एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है वैसी दो कंपनीज के बीच में जिनका अपना सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है एक तरीके से। जैसे कि आइडिया और वोडाफोन, सेम ही प्रोडक्ट है उनका, और टेलीकॉम कंपनी सेम टाइप के मार्केट को केटर कर रही है, सेम टाइप का काम कर रही है, सब चीजें सेम है, तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है। वर्टिकल मर्जर ऐसे दो कंपनीज के बीच में होता है जिनका की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन में हो, मतलब जिनके बीच में बायर सेलर की रिलेशनशिप है, उनके बीच में मर्जर। यानी अगर आपकी ऐसी कंपनी जो एक ब्रॉडकास्टिंग का काम करे, जैसे जी एंटरप्राइजेस और डिश टीवी, एक कंटेंट क्रिएट कर रही है और एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, ब्रॉडकास्टिंग का काम कर रही है, तो लगभग आपको लग रहा है सेम टाइप का ही काम है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे है। ओके, तो एक सप्लायर है और एक मैन्युफैक्चरर है, इस टाइप से। कॉन्ग्लोमरेट हो गया जो एकदम ही अनरिलेटेड है। रिवर्स मर्जर क्या है कि एक्चुअली में बड़े कंपनी के अंदर छोटी कंपनी मर्ज होती है, बट रिवर्स मर्जर में उल्टा हो जाता है, छोटी कंपनी के अंदर बड़ी कंपनी मर्ज हो रही है। जैसे कि अगर एग्जांपल दे, आईसीआईसीआई लिमिटेड जो बड़ी थी वो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मर्ज हो गई, या एचडीएफसी लिमिटेड थी वो एचडीएफसी बैंक के अंदर में मर्ज हो गई। ओके, तो यहाँ पर जो स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनी होती है दैट एक्वायर्स द लार्जर लिस्टेड कंपनी। ओके, तो यहाँ क्योंकि ये चीज उल्टी हो रही है, स्मॉलर के अंदर लार्जर हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स मर्जर। ओके, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें इधर दिया हुआ भी है जो आप पीडीएफ से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है डैश इज एन एंटी होस्टाइल टेक ओवर डिफेंस टैक्टिक, इट इंटेल्स द टारगेट कंपनी इशूइंग द रिडीमेबल बॉन्ड्स दैट कैन बी परचेज बिफोर दे मैच्योर। ऑप्शन है पॉइजन पिल्स, पॉइजन पुट्स, गोल्डन पैराशूट, डुअल क्लास। सो कंपनीज अगर वो बचना चाहती है टेक ओवर से, ओके, होस्टाइल टेक ओवर से, तो कुछ डिफेंस टैक्टिक्स अपनाती है। सो इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि जो टारगेट कंपनी है वो क्या करती है, रिडीमेबल बॉन्ड्स इशू कर देती है। अब रिडीमेबल बॉन्ड्स इस टाइप के जिसमें ये कंडीशन होती है जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उसको बिफोर मैच्योरिटी रिडीम करवा सकते हैं। अब जो एक्वायरिंग कंपनी होगी उसके लिए ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक्वायर करेगी और बॉन्ड होल्डर्स अपने ये बॉन्ड रिडीम करने के लिए आ जाएंगे तो उनको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो एक तरीके से फिर वो टेक ओवर नहीं करेगी, क्योंकि टेक ओवर उसको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, बिकॉज दे हैव टू पे फॉर दीज बॉन्ड्स बिकॉज दे आर गेटिंग रीडिंग इवन बिफोर द मेच्योरिटी। तो इस टाइप के बॉन्ड्स को इशू कर देती है टारगेट कंपनी टेक ओवर से बचने के लिए। इस टाइप के मैकेनिज्म को पॉइजन पुट्स कहते हैं। ओके, वैसे ही पॉइजन पिल्स क्या होता है, पॉइजन पिल्स में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट देती है कंपनी की वो प्रेफरेंस स्टॉक्स या बॉन्ड्स है ये सब बाय कर सकते हैं, जो कि एक्वायर करने आएगी फर्म उनके शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एट ए वेरी फेवरेबल रेट्स। तो मार्केट रेट से काफी कम रेट में उनको एक्वायरिंग कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। अगेन वो उसको बेनिफिट नहीं होगा उससे एक्वायरिंग कंपनी को, और वो टेक ओवर नहीं करेगी। वैसे गोल्डन पैराशूट है, गोल्डन पैराशूट में अगर वो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसको हटाती है तो उसको काफी बड़ा रेम्यूनरेशन उसको पे करना पड़ेगा। ओके, तो वो गोल्डन पैराशूट है। डुअल क्लास में वो क्या करती है, एक न्यू क्लास क्रिएट कर देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिनकी पास ज्यादा अच्छी वोटिंग राइट्स होती है, कि अगर टेक ओवर करना भी चाहे तो वो टेक ओवर हो नहीं पाएगा, क्योंकि वोटिंग प्रोसेस के थ्रू टेक ओवर होगा और वो वोट कभी उनको मिलेंगे नहीं उतने ज्यादा। ओके, तो वो डुअल क्लास क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट है डैश शेयर्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर द फिक्स्ड डिविडेंड रेट, डिविडेंड पे आउट डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट प्रेवलेंट इन द मार्केट। ऑप्शन है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो राइट आंसर है एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स। सो वैसे आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादातर क्या है फिक्स डिविडेंड मिलता है, बट एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स में होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट पे हिसाब से इनका डिविडेंड एडजस्टेड रहता है, तो वो अच्छा भी होता है एक्चुअली शेयर होल्डर्स को इन्फ्लेशन से बचने के लिए, बट अगेन उनको एक फिक्स रेट नहीं मिलता। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करेक्टरिस्टिक है, क्यूमुलेटिव वैसे होते हैं जहां पर अगर
किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा, तो नेक्स्ट ईयर जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो जो पुराने एरियर्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो इसमें ये भी रूल है, अगर कंपनी 2 साल या उससे ज्यादा हो गए और अगर डिविडेंड नहीं पे करती है तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जनरल वोटिंग राइट्स भी मिल जाती है, क्योंकि वैसे इनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स होती है। बट अगर 2 साल या उससे ज्यादा होगा नहीं पे किया डिविडेंड तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरल वोटिंग राइट्स मिल जाती है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जहां पे डिविडेंड तो मिलता ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, साथ साथ दे ऑल्सो गेट अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट है उस पे भी उनको राइट मिल जाता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की भाई जो कि रिडीम हो जाने चाहिए ऑन द मेच्योरिटी, एक मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए जिसमें कि प्रिंसिपल के साथ वो रिडीम हो जाने चाहिए। तो इंडियन कंपनीज एक्ट में ये कहा गया है कि जो इंडियन कंपनीज है वो वैसे भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा जो इनका मेच्योरिटी पीरियड है दैट कुड बी मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के अंदर में शेयर्स है वो रिडीम हो जाने चाहिए बाय द कंपनी। ओके, नेक्स्ट है, एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन वारंट्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऑप्शन है डिबेंचर एंड ऑप्शन इन अ कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, हाउएवर a warrant if issued as an attachment to the debentures can be removed at any time. Option B, exercise of warrants results in just an accounting transfer, but the conversion of convertible debenture leads to injection of additional capital in the company. Option C, in case of warrants issued on a preferential basis, 25% amount paid upfront and this is forfeited if the holder does not convert, decides not to convert into equity shares. In case of optionality convertible debenture, no forfeiture is involved. Option D, compared to warrants, convertibles often have more time until they expire. So this question is based on the differences between warrants and convertible debenture. कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो देखिए वारंट्स जब एक्सरसाइज करेगा जो वारंट होल्डर है तो वो पे करेगा न्यू शेयर्स के लिए। ओके, वारंट जब कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, उसको एडिशनल शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो उसके लिए न्यू पेमेंट आएगी, तो उससे क्या होगा, एडिशनल कैपिटल मिलेगा कंपनी के अंदर में, न्यू कैपिटल आएगा जो वो इक्विटी में शो करेगी कंपनी। बट जब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एक्सरसाइज कर रही है वो जो भी डिवेंचर होल्डर्स है तो वो डेट से क्या है इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो उससे कुछ नया कैपिटल नहीं आया। इसमें क्या है, वारंट एक्सरसाइज करे तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा जो भी वारंट का एक्सरसाइज प्राइस है, तो न्यू कैपिटल आएगा। बट यहाँ पे जस्ट अकाउंटिंग ट्रांसफर होगा, जो लाइबिलिटी साइड इन अ डेट में लिखा होगा अमाउंट वो इक्विटी में चला जाएगा। सो दस देयर इज ओनली एन अकाउंटिंग ट्रांसफर व्हेन द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज एक्सरसाइज्ड। बट वारंट में क्या है, जब वारंट एक्सरसाइज हो रहे तो जो एक्सरसाइज प्राइस होगा वो पे तो करना पड़ेगा ना वारंट होल्डर को, तो न्यू फ्रेश कैपिटल इंजेक्ट होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन द टू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मेज़नीन फाइनेंसिंग। फर्स्ट है इट गिव्स द लेंडर द राइट टू कन्वर्ट द डेट इनटू इक्विटी ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। Second, for the issuing company, its cost is lower than the cost of equity capital. Therefore, it can be considered as an expensive debt or a cheaper equity. Third, mezzanine debt is often an unsecured debt. It may be structured with partially fixed and partially variable interest rates. Fourth, it matures in more than 5 years, depending on the scheduled maturities of the existing debts in the book of issuing company. Options है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3, all 1, 2, 3 and 4. So right answer है all 1, 2, 3, 4. मेज़नीन फाइनेंसिंग आपका हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, जहां पे जिनको ये दिया गया है एक्चुअली एक तरीके का सुबॉर्डिनेट डेट होता है। तो यहाँ पे डेट होल्डर के पास ये राइट होती है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट तो फिर वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके थ्रू फंड रेज करने की जो कॉस्ट होती है ओवरऑल वो कंपनी को कम आती है,
ओके, इन कंपैरिजन टू द इक्विटीज के थ्रू जो कॉस्ट आती है, इसीलिए इसको एक्सपेंसिव डेट और चीपर इक्विटी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न जो होता है दैट इज रिक्वायर्ड मोर बाय द होल्डर्स इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मिलता है, बट इक्विटी से कम ही कॉस्ट लगता है कंपनी का, इसीलिए इसको एक्सपेंसिव डेट और चीप इक्विटी भी कहते हैं। साथ में ये ज्यादातर अनसिक्योर्ड होता है और जो इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है वो ज्यादातर 5 साल से ज्यादा होता है। ओके, next, Dash is an initiative of Government of India Startup India program that offers training and the platform for the women-led businesses as a part of its capacity development efforts. Options are Next Gen, option B Wing, option C Gem Runway, option D Inspire. So right answer है option B Wing. Wing is what? Women Capacity Development Program. Women Rise Together. So ये ट्रेनिंग और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो विमेन लेड बिजनेसेस है उनको। ओके, तो ये भी एक इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स के अंदर, जिससे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हो उनको इसके अंदर में असिस्टेंस और सपोर्ट मिलता है। वैसे जेम स्टार्टअप रनवे है, एक्चुअली जेम स्टार्टअप रनवे क्या है? ये इनिशिएटिव है जेम प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का, विच इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जो इसमें स्टार्टअप्स है विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी के थ्रू, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है, तो वो जो स्टार्टअप्स है वो जेम प्लेटफॉर्म पे अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट बायर्स को सेल कर सकते हैं। Inspire, this stands for innovation in science, pursuit for inspired research. सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है ये, जिससे कि जो यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं, ओके, ऑफ द एज 10 to 15, ओके, वो ज्यादा इंटरेस्ट ले साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ, इनोवेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करे। इसमें अवार्ड्स भी इसके दिए जाते हैं, मानक अवार्ड्स, उनको इनकरेज करने के लिए, यंग पीपल को इंस्पायर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। Option A, private equity investment might be used by the investee company to restructure their finances or its operations. Option B, venture capital investors typically put their money in the established businesses in the later stage of development that have a proven track record. Option C, private equity investors places good premium on the good corporate governance, whereas VC investors devote more attention on the management capability. ऑप्शन डी, पीई इन्वेस्टमेंट डील में इनकॉर्पोरेट द डेट विच इज अनयूजुअल फॉर द वीसी इन्वेस्टमेंट डील। सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग पीई एंड वीसी? राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो आपको याद रखना है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो ज्यादातर अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ज्यादातर देखते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है वो कितना ज्यादा केपेबल है, डिसीजंस कितना राइट ले रहा है, तो आगे चलकर उनको प्रॉफिट अर्न होगा कुछ इनको इन्वेस्ट करने से। और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लेटर स्टेज पे ही इन्वेस्ट करते हैं, तो जिनकी ऑलरेडी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छे कैश फ्लोज रहे हैं, बट अभी उनको फाइनेंस की जरूरत है, मे बी डेट इक्विटी जो प्रपोर्शन है उसको सही करने के लिए, तो उसके लिए पीई इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। ओके, तो वही सारे चीजें लिखी हैं, तो इसमें ये ऑपोजिट लिखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब पीई जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेट के थ्रू फंडिंग कर सकता है, इक्विटी के थ्रू भी फंडिंग कर सकता है, बट जो वीसीज होते हैं वो लोन्स नहीं, वो ज्यादातर इक्विटी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एंजल फंड शैल एक्सेप्ट अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट लेस देन डैश फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर। ऑप्शन है 1 year and 10 lakhs, ऑप्शन बी 2 years and 20 lakhs, ऑप्शन सी 3 years and 25 lakhs, ऑप्शन डी 5 years and 25 lakhs। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सो जो एंजल फंड्स होते हैं वो सब कैटेगरी होती है वेंचर कैपिटल फंड्स की, अंडर द कैटेगरी 1 ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो आपको ये भी याद रखते हैं कैटेगरी 1 में क्या क्या आते हैं, वीसी आते हैं, एसएमई आते हैं, सोशल वेंचर्स आते हैं, वो सब कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में आपका प्राइवेट इक्विटी आता है, ओके, और कैटेगरी 3 में आपका पीआईपीईडी हेज फंडिंग वो सब आता है।
ओके, सो जो एंजल फंड्स होते हैं वो कैटेगरी 1 के अंदर में आते हैं, वीसी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर में आते हैं। सो वो उनको कम से कम 25 lakhs का इन्वेस्टमेंट लेना रहता है एंजल इन्वेस्टर्स को फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। एंजल इन्वेस्टर की बात करें तो इसके ऊपर भी आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है, इनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। सो इनका जो नेट टेंजिबल एसेट्स होता है इनके पास, वो याद रखना है आपको। देयर नेट टेंजिबल एसेट्स इनके पास होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 2 crores का, एक्सक्लूडिंग देयर वैल्यू ऑफ योर प्रिंसिपल रेसिडेंस, जहां वो रह रहे हैं उनके घर की वैल्यू को छोड़कर उनके पास नेट टेंजिबल एसेट्स एटलीस्ट 2 crores का होना चाहिए। साथ में उनके पास अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक वो एंटरप्रेन्योर रह चुके हो अच्छे खासे, या उनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल वो रह चुके हो फॉर हैविंग एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस वाइज और ये फाइनेंशियल वाइज ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंजल इन्वेस्टर का फुलफिल होना जरूरी है। ओके, next is dash involves applying statistics to estimate and evaluate future outcomes by employing statistical models and techniques derived from machine learning. Option A descriptive analytics, option B diagnostic analytics, option C predictive analytics, option D prescriptive analytics. सो राइट आंसर है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो इन पे हमेशा ही हर साल क्वेश्चन आता है डिफरेंट एनालिटिक्स पे, जहां आपको पहचानने होते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जैसे कि नाम में ही है, कोई चीज डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बताता है एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, जो ये चीज को बताए कि पास्ट में क्या ट्रेंड रहा, क्या पैटर्न्स रहे, वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है। ओके, इट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करने में क्या पैटर्न्स ट्रेंड रहे, वो जानने की हेल्प करता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को, पास्ट में क्या हुआ। अब जो पास्ट में हुआ वो क्यों हुआ, उसका आंसर डायग्नोस्टिक, जैसे डॉक्टर ये बताएगा बीमारी क्यों हुई, विच फैक्टर्स लेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रेंड। ओके, व्हाई समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, वो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव प्रेडिक्ट करता है व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने की संभावनाएं हैं, फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा। ओके, तो अगेन ये काफी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टेक्निक्स यूज करके पास्ट डेटा को देखकर ये बताता है कि फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, वो दैट इज प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्शन कर रहा है। और प्रिस्क्रिप्टिव जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो वैसे ही प्रिस्क्रिप्टिव जो कि रेकमेंडेशंस देता है हमें फ्यूचर के लिए, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव, कि क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिमिलर सिचुएशंस आती है, तो ये रिकमेंडेशन देता है हाउ दे शुड बी मैनेज्ड इन द फ्यूचर। ओके, सो दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव, नाम में ही लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आता है तो। डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब करता है पास्ट में क्या हुआ, डायग्नोस्टिक बताता है पास्ट में जो हुआ वो क्यों हुआ, प्रेडिक्टिव प्रेडिक्ट करता है कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, और प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्राइब करता है, रिकमेंडेशन देता है हाउ टू मैनेज इफ सच अ थिंग हैपन इन द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है विच आईएसओ स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ऑप्शन है आईएसओ 32210, ऑप्शन बी आईएसओ 14007, ऑप्शन सी आईएसओ 14008, ऑप्शन डी आईएसओ 14097। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी आईएसओ 14007। ये आपको याद रखना है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 32210 है, हमने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है, देख लीजिएगा। फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 14007 रिलेटेड विद एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, 14008 रिलेटेड विद मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करना, और 14097 इज रिलेटेड विद असेसिंग एंड रिपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ओके, सो जैसे बैंक्स है, टॉप फर्म्स है, उनको भी रिपोर्ट करना होता है कि भाई कितना वो इन्वेस्टमेंट कर रही है टुवर्ड्स दीस। ओके, सो ये डिफरेंट आईएसओ स्टैंडर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं कौन सा किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है डैश refers to the company's attempt to improve the environmental image as a means of promoting itself and its product and gaining the customers without necessarily having a genuine substance to back up its claim. ऑप्शन से ग्रीन बैकिंग, ग्रीन बाइटिंग, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन राइजिंग। तो ये टर्म होता है, इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, यहाँ पे कंपनी एक तरीके से डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करती है, डिसेप्टिव मार्केटिंग यूज करती है, जहाँ पे
कस्टमर्स को ये दिखाया जाता है कि जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कंपनी की जो पॉलिसीज है ओके वो काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग, जहाँ कंपनी अपने आप को इस तरीके से एडवर्टाइज या मार्केट करती है लोगों के सामने कि वो काफी इन्वायरमेंट सस्टेनेबल है ओके, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी पॉलिसीज, उसके प्रैक्टिसेस, जिससे कि उसको अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सके उसको उसके में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये फॉल्स डिसेप्टिव मेथड को ही ग्रीन वॉशिंग इस टर्म को कहा गया है। नेक्स्ट है एसपीएससी स्पॉन्सर्स टिपिकली ओन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन द एसपीएससी थ्रू फाउंडर शेयर्स इन एडिशन टू द वारंट्स टू परचेज मोर शेयर्स। ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%। एसपीएससी होती है आपकी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। तो जो इसमें एसपीएससी स्पॉन्सर्स होते हैं दे मेनली ओन 20% ऑफ द स्टेक इन द एसपीएससी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए एसपीएससी इज एन एंटिटी स्पेसिफिकली सेट अप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग अ फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। ऑप्शन बी एसपीएससी एम्स टू रेज द मनी इन एन आईपीओ विदाउट एनी ऑपरेशंस और रेवेन्यू। ऑप्शन सी SPSEs are also known as blank check companies. Option D, if the acquisition is not made within 1 year of the IPO, SPSE is delisted and money is returned to the investor. तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती है जिनको फॉर्म किया जाता है जिससे वो आईपीओ के थ्रू फंड्स रेज करे और फिर किसी कंपनी को एक्वायर करे। अब इनका खुद का कोई ऑपरेशंस होता नहीं है, कुछ रेवेन्यू होती नहीं है, इसीलिए इनको ब्लैंक चेक कंपनीज कहते हैं। तो ये जस्ट लाइक अ सेल कंपनी होती है। ओके, किस लिए सेटअप किया गया है, टू एक्वायर अ फर्म, एक्विजिशन के लिए सेटअप किया गया है। और ये कैसे वर्क करती है, ट्रेसेस अ मनी थ्रू आईपीओ, उनका खुद का कोई ऑपरेशन रेवेन्यू नहीं होता है, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए हैं। बट अब जो मनी आईपीओ के थ्रू रेज करती है इसको एक एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जाता है, एक्विजिशन के समय इसका पैसे को यूटिलाइज किया जाता है। बट अगर वो एक्वायर करने में अनसक्सेसफुल रहती है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 years, 2 years का टाइम पीरियड रहता है, तो वो एसपीएससी क्या है, डिलिस्ट हो जाती है और जो मनी है वो इन्वेस्टर को वापस रिटर्न कर दिया जाता है। सो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें लिखा है विद इन 1 year, नहीं, इसमें 2 years का समय रहता है, अराउंड 18 to 24 months। सो मेनली 24 months, 2 year का टाइम पीरियड रहता है एक्विजिशन फाइनल करने में। अगर वो अनसक्सेसफुल रहती है, नहीं फाइनल कर पाती है, तो उसको अपना जो भी मनी था वो इन्वेस्टर को रिटर्न करना पड़ता है एंड दैट एसपीएससी इज डिलिस्टेड। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिएगा सेशन को और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।